हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को चैप्टर 2.1 में देखिए किंगडम मोनेरा यानी कि जगत मोनेरा के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए आज की इस वीडियो में हम जगत मोनेरा के जो भी बेसिक टर्म है उसकी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि हम बात करें जगत मोनेरा की या किंगडम मोनेरा की, तो देखिए जो 5 जगत वर्गीकरण है R.H. विटकर ने जिसको दिया है, तो 5 जगत वर्गीकरण में जो पहला जगत है वो है जगत मोनेरा या किंगडम मोनेरा। चलिए बात करें यदि मोनेरा जगत की, तो जगत मोनेरा के अंतर्गत देखिए सभी जीवधारी जो होते हैं सभी प्रोकैरियोट्स को शामिल किया गया है। यानी इस जगत के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं सभी के सभी कैसे होते हैं, सभी के सभी जो हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। यानी कि इनकी संरचना में स्पष्ट केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। तो देखिए जगत मोनेरा के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं और इनमें स्पष्ट केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। इसीलिए इस जगत को हम प्रोकैरियोटा भी कहते हैं। देखिए चूंकि इस जगत के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोट्स को शामिल किया गया है, इसीलिए इस जगत को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटा भी कहते हैं। अब देखिए यदि बात की जाए इस जगत की, तो ये अत्यंत छोटे एवं सरल संरचना वाले जीव हैं। वहीं यदि बात करें प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, संरचना में एकदम छोटे होते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये सरल संरचना होती है इनकी, यानी स्ट्रक्चर जो है इनकी बहुत सरल होती है। तो यहाँ पे समझिए कि जो जगत मोनेरा है इसके अंतर्गत सभी के सभी एक कोष की और प्रोकैरियोट्स को शामिल किया गया है। यानी इसके अंतर्गत सभी एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। वहीं यदि बात करें हम इस जगत की, तो इस जगत को हम प्रोकैरियोटा भी कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं और ये अत्यंत छोटे सूक्ष्म एवं सरल संरचना वाले जीव होते हैं। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए यदि हम बात करें मोनेरा का वर्गीकरण की, तो देखिए जो जगत मोनेरा का वर्गीकरण है इसको मुख्य रूप से यहाँ पे आप समझिए कि जगत मोनेरा को मुख्य रूप से 2 महासमूह में बांटा गया है। देखिए पहला क्या है, आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। ये यू बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, वास्तविक जीवाणु भी कहते हैं। अब देखिए अब जो यू बैक्टीरिया है इसको पुनः 2 समूहों में बांटा गया है। तो देखिए जो यू बैक्टीरिया है इसको कौन कौन से 2 उपसमूहों या समूहों में बांटा गया है, तो देखिए पहला क्या है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, और दूसरा है साइनोबैक्टीरिया जिसको हम क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारा आर्कीबैक्टीरिया है जगत मोनेरा का जो पहला महासमूह है उसके बारे में बेसिक टर्म यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए आर्कीबैक्टीरिया की यदि आप बात की जाए, तो आर्कीबैक्टीरिया देखिए एक्चुअल में होते क्या हैं। आर्कीबैक्टीरिया अथवा पुरातन जीवाणुओं का एक समूह है। देखिए एक्चुअल में ये जीवाणुओं का ही क्या होता है, एक समूह होता है और ये आद्य प्रोकैरियोट्स का समूह होता है। यानी आद्य मतलब प्रोकैरियोट्स का समूह होता है। इस समूह के सदस्य पृथ्वी पर प्रकट होने वाले पहले जीव हैं। देखिए पृथ्वी पर यदि बात करें सबसे पहले कौन से जीव है, तो ये जो आर्कीबैक्टीरिया हैं इन्हीं का उद्गम या उत्पत्ति जो है सबसे पहले इस पृथ्वी पर हुई। तो इसीलिए इनकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई, चूंकि इसीलिए इन्हें पुरातन जीवाणु भी कहा जाता है। तो इसीलिए इन्हें पुरातन जीवाणु या इन्हें जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी पर प्रकट होने वाले सबसे पहले जीव हैं। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें जगत मोनेरा की, तो आर्कीबैक्टीरिया में क्या होता है, इनमें जटिल जीवाणुओं की तरह कोशिकांग तथा संगठित केंद्रक का अभाव होता है। देखिए जो बाकी कोशिकाएं होती है उनकी अपेक्षा यदि हम इनमें बात करें तो इनकी कॉम्प्लेक्स जीवाणुओं की तरह कोशिकांग होते हैं तथा साथ ही साथ संगठित केंद्रक का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। यानी हम कह सकते हैं स्पष्ट रूप से जो केंद्रक होता है वो एब्सेंट होता है किसमें, आर्कीबैक्टीरिया में। चलिए इसके बाद हम देखते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं के बारे में। तो देखिए जो जीवाणु या बैक्टीरिया हैं, तो जीवाणुओं की यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन समझते हैं। देखिए बेसिक इसका क्या है, सबसे पहले तो हमको मालूम होना चाहिए जो जीवाणु है एक्चुअल में होते क्या। तो देखिए जो जीवाणु है, जीवाणु अथवा बैक्टीरिया जो होते हैं सर्वव्यापी होते हैं, यानी ये सभी जगह व्याप्त होते हैं। और कैसे होते हैं, एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। साथ ही साथ दृढ़ कोशिका भित्ति वाले होते हैं। कोशिका भित्ति कैसी होती है, दृढ़ या हार्ड होती है, यानी सेल वॉल इनकी कैसी होती है, मजबूत होती है। साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इसके अलावा ये सूक्ष्म जीव होते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो जीवाणु होती है या बैक्टीरिया सर्वव्यापी एक कोश की दृढ़ कोशिका भित्ति वाले तथा साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। और यदि बात की जाए देखिए संरचना की, तो ये संरचना में अत्यंत सरल होते हैं, यानी इनकी संरचना जो है अत्यंत सरल होती है। देखिए इसके बाद क्या है, इनके द्वारा पादपों एवं जंतुओं में भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं।
यानी जीवाणुओं के द्वारा जो है पादपों एवं जंतुओं में कई तरह के रोग भी उत्पन्न होते हैं। इसके बाद देखिए यदि हम बात करें जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवाणुओं तथा उनकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। देखिए बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच या शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं, तो उसको हम जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं इनकी खोज की। तो देखिए जीवाणुओं की जो एक्चुअल में खोज है, तो जीवाणुओं की खोज का श्रेय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। देखिए ल्यूवेनहॉक इन्होंने माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की भी खोज की थी। तो देखिए जीवाणुओं की खोज जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की, तथा साथ ही साथ उन्होंने स्वयं के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या किया? अपने दांतों की जो मैल थी यानी स्मेल थी, दांतों की जो मैल में उन्होंने क्या किया? दांतों की मैल में अनेक छोटे छोटे ऐसे जीव देखे जिनको उन्होंने क्या कहा? एनिमलक्यूल कहा। देखिए उन्होंने सबसे पहले अपने ही द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी में कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को देखा, और उन्होंने जो अपने दांतों की मैल में अनेक छोटे छोटे जीवों को देखा, उनको उन्होंने एनिमलक्यूल कहा। क्या नाम दिया उन्होंने? उसे एनिमलक्यूल नाम दिया। जबकि वास्तव में ये जीव जीवाणु ही थे, और यही जीव जो थे एक्चुअल में क्या थे? जीवाणु थे। इसके बाद देखिए इसीलिए जो है जो ल्यूवेनहॉक हैं उनको जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो देखिए जो ल्यूवेनहॉक हैं इनको क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जीवाणु विज्ञान का जनक? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही जीवाणुओं की खोज की, तथा साथ ही साथ उन्होंने सबसे पहले अपने ही द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी यानी इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की भी खोज की थी। तो इन्होंने अपने ही द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी द्वारा अपने दांतों की जो मैल है उसमें अनेक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स देखे या छोटे छोटे जीव देखे, जिनको ही उन्होंने क्या कहा? एनिमलक्यूल नाम दिया। अब देखिए एनिमलक्यूल नाम दिया, जबकि यही क्या थे? वास्तव में जीवाणु थे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अब समझिए यहां पे यदि हम बात करें, एहरेनबर्ग नामक एक वैज्ञानिक है। तो देखिए एहरेनबर्ग जो है इन्होंने सर्वप्रथम जीवाणु नाम दिया। देखिए जीवाणुओं को जो जीवाणु नाम है बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया को जीवाणु नाम किसने दिया? तो इसको एहरेनबर्ग ने सबसे पहले जीवाणु नाम दिया। वहीं यदि हम बात करें रॉबर्ट कोच की, तो देखिए इसके बाद रॉबर्ट कोच आए, और रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्षेत्र में काफी माइक्रोबैक्टीरियाज के क्षेत्र में काफी सारा स्टडी किया, जिस कारण से रॉबर्ट कोच को क्या कहा जाता है? आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो यहां पे देखिए हमने आपको सबसे पहले किंगडम मोनेरा का क्लासिफिकेशन बताया, जिसमें मुख्य दो रूप से महासमूह है, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया जो है पुनः दो भागों में विभाजित हो जाता है, जीवाणुओं और नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया में। तो चलिए इसके बाद यहाँ पे कुछ जीवाणुओं के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए यदि जीवाणुओं के लक्षण की बात की जाए, तो देखिए जीवाणु जो होते हैं सरल संरचना वाले एक कोशिकीय आद्य जीव हैं। यानी यदि जीवाणुओं की हम बात करें तो इनकी संरचना क्या होती है? अत्यंत सरल होती है, यानी सिंपल संरचना होती है। और जीवाणुओं की संरचना तो सरल होती है, साथ ही साथ जो जीवाणु होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि सभी के सभी क्या होते हैं? ये सभी के सभी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय होते हैं। चलिए दूसरा यदि बात करें यहाँ पे, तो जीवाणुओं का दूसरा प्रमुख लक्षण क्या है? ये स्वपोषी होते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन जो है स्वयं बना सकते हैं। वहीं साथ ही साथ ये मृतोपजीवी हुए होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वहीं यदि बात करें कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो परजीवी होते हैं, यानी दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, यानी किसी भी होस्ट पर आश्रित होते हैं। तथा साथ ही साथ ये सहजीवी प्रकार के भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सहजीवी होते हैं। चलिए इसके बाद हम तीसरा यहाँ पे इसका प्रमुख लक्षण देखते हैं जीवाणुओं का। तो देखिए जीवाणुओं का प्रमुख लक्षण क्या है एक और, कि इनकी कोशिका भित्ति जो होती है म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो नवबोध है उसमें आपको सेल्यूलोज दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोशिकाओं की जो भित्ति होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, या इसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहते हैं, या म्यूकोपेप्टाइड की। तो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है या पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। चलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई जगह सेल्यूलोज लिखा मिलता है, लेकिन सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति जो है शैवालों की बनी होती है।
तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, जनन मुख्यतः विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। देखिए जो यदि जनन की बात करें या रिप्रोडक्शन जो है, इनमें विखंडन और साथ ही साथ मुकुलन यानी कि बडिंग के द्वारा भी होता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है बैक्टीरिया के लक्षण कराए गए हैं, जो कि पेपर में कभी कभी पूछे जाते हैं कि जीवाणुओं के सामान्य लक्षण लिखिए। तो यहाँ पे जीवाणुओं के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। इसके बाद हम जीवाणुओं के बारे में और आगे इनकी संरचना के बारे में देखेंगे तथा इनके आकृति के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।